हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 5 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज बोलिए या यूनिफॉर्मली चार्ज वायर बोलिए। एक लंबा सा तार है, ठीक है। एक बात बता देते हैं कि गॉस थ्योरम जो हम लोग अप्लाई करते हैं जनरली लार्ज बॉडी के लिए, लार्ज वायर के लिए, लार्ज सरफेस के लिए, लार्ज एरिया वाला के लिए, ये थोड़ा इसका लिमिटेशंस है, ठीक है। इस गॉस लॉ लेकिन इजीली हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी फिलहाल जो है एक लंबा सा वायर है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है। उस वायर से कुछ डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। लेकिन इसमें एक चीज गिवन है कि तार में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, मतलब लैम्डा है, उसका यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है पूरे बॉडी पे और वो लैम्डा के इक्वल है। तो कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है? आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे तो कैसा इमेजिन करेंगे? तो वायर कैसा शेप का होता है? आप जानते हैं सिलेंड्रिकल होता है वायर। इतना मोटा तो नहीं, पतला वायर है, पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। ऐसे मोटा वायर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्मली इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। तो इसके हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्लोज सरफेस ले वो इसके सिमेट्रिकल ले। पहला ये कोशिश रहता है कि सिमेट्रिकल, अगर नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करना है जैसा बॉडी है उसके सिमेट्रिकल शेप का ही गॉसियन सरफेस ले। दूसरा रहता है कि जो हम लोग सरफेस इमेजिन करें, क्लोज सरफेस, उस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। या तो फिर 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर पॉइंट पे सेम रहना चाहिए, ठीक है। और या नहीं तो 0 हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वायर है, ठीक है, उस ऑब्वियस बात है कि वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। उसके अराउंड हम लोग एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है। इसका लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हम लोग को फाइंड करना है। देखिए वी हैव टू फाइंड लिखा हुआ है, इस तरह से आप एग्जाम में इसको नोट करेंगे। हम लोग को फाइंड करना है नियर इट, इसके नज़दीक किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन मतलब क्लोज सरफेस होता है, जिसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ को अप्लाई करना है, उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और चूंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो हम लोग एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लेंगे जिसका रेडियस आर है। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब चूंकि हमारा ये बोर्ड जो है वो 2D फिगर है, 2D में आपको इमेजिनेशन थोड़ा ज़्यादा करना होता है, क्योंकि बोर्ड पे हम बना रहे हैं 2D में बना रहे हैं, और सिलेंडर 3D होता है। वायर के अराउंड जो सिलेंडर आप बनाएंगे वो 3D है। तो आप इमेजिन कीजिए ये वायर है और इसके चारों तरफ एक सिलेंडर इस तरह से है, और सिलेंडर का लेंथ भी चूंकि हम खुद से बना रहे हैं ये गॉसियन सरफेस, उसका कुछ लेंथ अपने हिसाब से ले लेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि इसका लेंथ L, क्योंकि जो वायर है वो तो बहुत लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जनरली इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए ही हम लोग देख रहे हैं, लॉन्ग वायर है तो यहाँ पे लाइन चार्ज बोलेंगे या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं। देखिए या तो लाइन चार्ज बोलिए या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर चुके हैं, ठीक है। कितना का? आर रेडियस का और एल लेंथ का। आर रेडियस क्यों लिए? क्योंकि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसी को रेडियस मानते हुए एक क्लोज गॉसियन सरफेस ले लिए। अपने मन से लेंथ भी एल ले लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद इतना आप लोग को इसको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो सारा चीज को डिटेल में आप इंडिकेट करेंगे। इसके बाद हम लोग अब आते हैं कि कैसे फाइंड किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप वायर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे। ये वायर है, इधर भी है उधर भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक ट्यूब लाइट अगर बीच में रखा हुआ है तो उससे लाइट कैसे निकलता है। तो आप जान रहे हैं कि हर डायरेक्शन में इस तरह से रेज निकलता है, 3 डायमेंशनली हर तरफ ऐसे फैलता चला जाता है। तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे उसी तरह से निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं, लेकिन होता क्या है 3D फिगर को दिखाने में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होता है। तो आप इमेजिनेशन जरूर करेंगे, ये ट्यूब लाइट समझेंगे, जैसे लाइट हर तरफ निकलता है, नज़दीक में लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, दूर जाने पे इंटेंसिटी कम होता जाता है, रेज के बीच में समझिए कि गैप बड़ा होता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से निकलेगा हर तरफ, और सरफेस से 90 डिग्री बनाकर निकलेगा, वायर के सरफेस से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और नज़दीक में उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वीक होता जाएगा। लेकिन चूंकि ये लंबा वायर है और उसके आसपास के रीजन में हम लोग विचार कर रहे हैं, तो नियरली इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानेंगे। कम छोटे रीजन में नियरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर जाने पे तो आप जानते हैं कोई भी चार्ज बॉडी से आप दूर जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ कमज़ोर होता जाता है, यानी धीरे धीरे उसका वीक होता जाएगा, ई का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। बट अभी लंबा तार है, उसके जस्ट आसपास देख रहे हैं छोटा सा लेंथ लिए हैं, बड़ा वायर है, तो उस रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अब आप गौर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में निकलेगा। अगर इस वायर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, छोटा सा एरिया ले लीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एरिया वेक्टर है। उसी तरह यहाँ पे आइए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे आके थोड़ा एक और सरफेस यहाँ ले लेते हैं। देखिए वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर ए, तो बीच में कितना डिग्री एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है थीटा, 0 डिग्री है। या यहाँ पे एक जगह और देखते हैं, तो ये कर्व सरफेस है, ये वाला जो हमारा है वो कर्व सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है। तो हम फ्लैट पे क्या देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर तो आप जानते हैं कि सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा एरिया वेक्टर। बट फील्ड कैसे निकलेगा वायर से, ऐसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा तो 90 डिग्री हो गया। या यहाँ पे भी देखेंगे तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इस पॉइंट पे, इस तरफ होगा एरिया वेक्टर, और फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे बीच में कितना डिग्री एंगल हो गया 90 डिग्री। तो वहाँ पे भी मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। जहाँ 90 होता है वहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। बट कर्व सरफेस का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कर्व सरफेस है, ऐसे कर्व है, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, और वायर से फील्ड भी ऐसे ही निकल रहा है, तो दोनों एक डायरेक्शन में हो गया, तो उसके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर भी नीचे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वायर से ऐसे आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बीच में थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इसमें जो कर्व सरफेस है, मतलब ये वाला जो सरफेस है, उस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री वायर के सरफेस से बना के निकलता है, और एरिया वेक्टर भी सरफेस से यहाँ से 90 डिग्री बना के आउटवर्ड होगा। तो दोनों तो फाइनली एक ही डायरेक्शन में हो गया, उसके बीच में 0 डिग्री हो गया कर्व सरफेस पे। लेकिन फ्लैट सरफेस पे आप देख रहे हैं इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। अब हम लोग इस क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे बाय डेफिनेशन, बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यही फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है और ये सर्कल यहाँ पे इंडिकेट करता है इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस। तो देखिए इसमें कौन कौन आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल हर सरफेस का निकाल के पूरे क्लोज सरफेस का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप किसके लिए निकालेंगे, कर्व सरफेस के लिए। कर्व मतलब ये वाला सरफेस, ये जो चारों तरफ से ऐसे है, उसके लिए। तो उसमें आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और इंटीग्रेशन ये यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा सरफेस है, ये कर्व सरफेस, प्लस
ठीक है, हो गया कर्व का हो गया। अब बचा फ्लैट सरफेस। कितना फ्लैट सरफेस है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो अब इन दोनों का भी अगर निकाल लें तो ओवरऑल ये पूरा क्लोज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। तो अगला हम लोग फ्लैट सरफेस के लिए फाइंड करेंगे। ई डी एस कॉस हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आगे में यहाँ पे प्लस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 90 आप जानते हैं क्या होता है, 0। तो फ्लक्स यानी फ्लैट सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें और इसमें नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा वो कर्व सरफेस से कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब ये होता है। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा ई और ds का इंटीग्रेशन, और ये कौन सा सरफेस है, कर्व सरफेस। और इधर वाला टर्म 2 इंटू cos 90 चूंकि 0 हो गया तो उसका कहानी खत्म है, वो पूरा टर्म ही आपका 0 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से 2 सरफेस का निकल गया। इसके बाद कर्व सरफेस का, इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ई और इंटीग्रेशन जब ds का करते हैं तो वो कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया याद कर लीजिए, मेंसुरेशन में आप पढ़े होंगे 2 पाई आर एच। तो यहाँ 2 पाई आर तो आर है रेडियस, लेकिन ये जो लेंथ देख रहे हैं एल है, तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा 2 पाई आर एल। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, और गॉस लॉ आप जानते हैं, गॉस लॉ होता है फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड होता है। 1/4 ऑफ क्यू इनक्लोज होता है। अब देखिए, यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है पूरे वायर पे, लैम्डा है, पर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है। लैम्डा मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं, लेंथ में फैला हो, यूनिफॉर्मली फैला हो तो वहाँ टर्म होता है यूनिट लेंथ में चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा कुलम पर मीटर, तो 1 मीटर में लैम्डा कुलम। तो अगर हम एल लेंथ इमेजिन किए, और सबसे बड़ा बात है कि गॉस लॉ में आपको पूरे वायर के चार्ज से मतलब नहीं है, जितना आप क्लोज सरफेस इमेजिन किए हैं बस उस क्लोज सरफेस के चार्ज, अंदर के चार्ज से मतलब है। तो बस हमको एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना चार्ज लाई कर रहा है। तो आप जानते हैं Q इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो Q इक्वल टू लैम्डा एल होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0, ठीक है। क्यू इनक्लोज्ड को लिख देंगे लैम्डा इंटू एल। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये भी फ्लक्स आया, लेकिन गॉस लॉ के मदद से। पिछली बार भी ये फ्लक्स आया ई इंटू 2πrl, ये आया था किसके मदद से, डेफिनेशन यानी फार्मूला के मदद से, बेसिक फार्मूला से, और ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, चूंकि लैम्डा हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q अपॉन L होता है। देयरफॉर L लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा को L से यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स कि जो Q इनक्लोज्ड है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो लैम्डा L के इक्वल चार्ज है। तो इसके बाद अब हम लोग दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप जैसे देखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 जैसे देखेंगे, तो E इंटू 2πrl इक्वल टू होता है लैम्डा L अपॉन ε0। देखिए बोथ साइड L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से देयरफॉर E का फॉर्मूला हो गया लैम्डा बाय 2πε0r। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2πε0r। तो कोई भी वायर है, ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ गौर कर रहे हैं, लेंथ कैंसिल हो गया, लेंथ दोनों साइड कट गया, मतलब लेंथ इन्फिनाइट लेंथ है ना, तो वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप छोटा सा पोर्शन लिए ना, तो छोटे से पोर्शन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली क्या होगा, लॉन्ग वायर है तो नियरली एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियरली यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए यहाँ पे L टर्म कैंसिल हो गया, बोथ साइड फॉर्मूला आ गया लैम्डा बाई 2πε0r। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ R पे डिपेंड करेगा, वायर से कितना डिस्टेंस पे, मतलब दूर जाएंगे, उसमें भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा, आप गौर करेंगे E इन्वर्सली है R के, तो E इन्वर्सली R का मतलब क्या हुआ, दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। तो नेचुरल बात है, किसी भी चार्ज बॉडी से आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होता जाता है, तो वो आ ही गया, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और इलाबोरेट करेंगे, जैसे इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मेरा फॉर्मूला आया लैम्डा बाय 2πε0 इंटू R आया,
ठीक है, ये फॉर्मूला आया। आप ये भी कह सकते हैं लैम्डा बाय नीचे एक 2 लगा दीजिए नीचे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक 2 नीचे कर देते हैं, एक 2 ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से भी फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए होता है, कांस्टेंट के का वैल्यू आप जान ही रहे हैं, अभी वायर एयर में रखा हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ जैसे ये स्पेशली फॉर्मूला किसके लिए हुआ, एयर के लिए। अगर दूसरा मीडियम होगा तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे एक एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट के बगल में उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एक्स्ट्रा एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो वो सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें, एक लाइन चार्ज के लिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं, इस पे आर को ले रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, नज़दीक में ई स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा, मतलब वायर से आप दूर जाएंगे, ई कमजोर होता जाएगा। यानी कि धीरे धीरे इस तरह से ऐसे करके, तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ टच नहीं कराना है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ टच नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे जाकर जीरो होगा ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। लेकिन वायर के सेंटर पे जहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो होता है, वायर के अगर एक्सिस पे जाएंगे सेंटर पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उस वायर के चलते जीरो होता है। हम लोग मोटा वायर के लिए भी फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। अभी तो पतला वायर है, लेकिन आप फिलहाल ये बात ध्यान रखेंगे कि वायर के एक्सिस पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो आर जीरो तो ई जीरो, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे फिर ई घटते जाएगा। लेकिन अभी तो आपका थीन वायर है, तो थीन वायर है तो उस केस में ये इस तरह से ग्राफ जाएगा और ये लास्ट में लगेगा टेंस टू जीरो। तो इस तरह से ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अभी थीन वायर है, मोटे वायर के लिए भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज का। अब हम लोग इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे। एनसीईआरटी में तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है एक वायर का, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। लेकिन एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। ये वायर है, इस पे पूरा पे चार्ज फैला हुआ है इस तरह से, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में लैम्डा का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर दिया हुआ है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे सपोज अभी ये याद रखेंगे आप, एससी वर्मा का क्वेश्चन है या 14 नंबर ही होगा, ठीक है। आर लगता है कि 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, ई इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं मेंशन है मीडियम के बारे में, आप अंडरस्टूड है एयर ही होगा, ठीक है। तो एयर या वैक्यूम किसी में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 लिखेंगे, 2 लैम्डा का वैल्यू 2 × 10⁻6 लिखेंगे। अब बाय आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 10⁻2 हो जाएगा। तो जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 10⁻9 - 6 + 2, तो 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली आ गया। तो सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी, बस डाटा अलग है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन एक इसी से रिलेटेड 15 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा में। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वायर के चारों तरफ घूम रहा है। ये वायर है, वायर पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, वही लैम्डा वही है, 2 × 10⁻6 कूलम पर मीटर है। ये वायर पे चार्ज फैला हुआ है। कह रहा है इस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं -e चार्ज होता है, -1.16 पे -19, और ये एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से घूम रहा है। उसका रेडियस क्या है, r है, मास m है। पूछ रहा है ना कि इसमें पूछ रहा है कि बताइए ये जो घूम रहा है वो कितने काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और फाइंड
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला बात है, आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको एक फोर्स का ज़रूरत होता है। उस फोर्स के बगैर तो कोई घूम नहीं सकता है उस फोर्स सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पक्का यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा, लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तभी वो सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर कौन दे रहा है, अब हम लोग ये पता लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद अपना इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये किसी ना किसी फोर्स के थ्रू प्रोवाइड होता है। कभी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, कभी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करता है, तो ये किसी ना किसी फोर्स के थ्रू प्रोवाइड होता है। यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है इस बात पे हम लोग देखेंगे। तो हम जानते हैं वायर है, लंबा वायर है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 3D इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ ऐसे निकल रहा होगा स्पेस में, हर डायरेक्शन में। तो सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रहा, ये इधर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर, या इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड किधर होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट फोर्स लगाता है। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर, या इधर फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द वायर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम वायर जा रहा है, हर तरफ बाहर निकल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर होगा। और यही फोर्स, यही इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर देखिए क्या होता है, इंटेंसिटी ड्यू टू वायर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है, ये होता है। अब आप फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है याद करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला F=QE होता है। तो Q कितना, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा E होता है, E 1.610 पे पावर -19, अभी फिलहाल E लिख के काम चला रहे हैं। और अभी जस्ट देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर होगा अगर कोई लाइन चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। चलिए, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब यही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, चूंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स provide centripetal force, ठीक है, टू मूव इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ, आगे ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन देख लिए। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका मास, ठीक है। और सपोज मान लेते हैं ये कितना स्पीड से घूम रहा है, v से, तो mv², रेडियस कितना है, r है, तो mv²/r ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जो कितने के इक्वल होगा। तो अभी जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा आ चुका है, E × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने। तो आप गौर करेंगे बोथ साइड r क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो mv² जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा, बस 2 लैम्डा इंटू ई, बगल में ई है, इंटू ई, ठीक है। ये ई को आगे लिख दिए हैं, ठीक है। अब बोथ साइड हम चूंकि स्पीड फाइंड करना होता ना तो फिर एम को भी इधर ले आते और स्क्वायर हटाते, इधर रूट आ जाता, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते थे यहाँ पे। और स्पीड के थ्रू भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग, फिर वी आ जाता, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 9.1 10⁻31, वी पता है, सारा डाटा रख के आ जाता। बट यहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाएगा कि mv² को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv², तो इस साइड हाफ लगा देंगे, तो इधर हो जाएगा 12 mv², और इधर भी हाफ लगा देते हैं 1/2
2 लैम्डा ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप गौर करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, यही हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ गया, कितने के बराबर हो गया, लैम्डा ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9 हो जाएगा। तो चलिए 1 बाई 4 पाई, इसका वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया 9 इंटू 10 पे पावर 9। अब बचा लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू, देखिए लैम्डा का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पे पावर -6 और ई का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19। ये सारा रखने के बाद इतना जूल हमारा एनर्जी आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उस वायर के राउंड कितने काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है। तो इस तरह से आज हमारा लीनियर चार्ज वाला क्लियर होता है। अब हम लोग अगले में सीट, एक सरफेस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। सीट पे चार्ज फैला हुआ है और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में देखेंगे। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है इसमें बस ये याद रखिएगा कि वायर है, लंबा वायर है और उस पर पूरा चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला। उसका फॉर्मूला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर होता है, ये फॉर्मूला है। और दो ही न्यूमेरिकल है, एक 14 और 15 एससी वर्मा में। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है तो एक न्यूमेरिकल है जो सिंपल है, बस लैम्डा दिया, आर दिया है, वैल्यू पुट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इसमें 14 और 15 दो ही न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।